हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्टार्ट किया था। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के अंडर हमने इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन ये दोनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था। इन सितु कंजर्वेशन में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में हमने जाना था क्या होता है। सो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क यानी कि इन सितु कंजर्वेशन, इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अंडर हम बायोडायवर्सिटी रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ओके। सो ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होता है। सो प्रोटेक्टेड एरिया और कंजर्वेशन एरिया आर दी लोकेशंस विच रिसीव प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ देयर रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल, इकोलॉजिकल और कल्चरल वैल्यूज, ओके। यानी किसी लोकेशन की अगर नेचुरल, इकोलॉजिकल या कल्चरल वैल्यूज होती हैं तो उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना is known as the protected area, right? The adoption of the natural policy for wildlife conservation in 1970 and the enactment of the Wildlife Protection Act in 1972 lead to a significant growth in the protected area network. ठीक है, अच्छा ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट किया गया था। सो 1972 में, राइट। एंड नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 में आया था। आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ दीज टू एक्ट्स, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क काफी बढ़ा था, उसमें काफी ग्रोथ हुई थी। जैसे कि इनिशियली 5 नेशनल पार्क थे, 60 सेंचुरीज थी, ओके। ये बढ़ करके ये एरिया 669 प्रोटेक्टेड एरिया हो गए, जिसमें 102 नेशनल पार्क, 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 49 कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 4 कम्युनिटी रिजर्व्स थे, ठीक है। और ये सभी मिलकर के 1,61,583 स्क्वायर किलोमीटर कवर करते हैं, राइट। यानी कि पूरा जो कंट्री का एरिया है उसका 4.92% ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, ओके। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क फर्दर 2 पार्ट्स में इसको डिस्कस किया जाता है। पहला नेशनल इनिशिएटिव एंड सेकेंड इज ग्लोबल इनिशिएटिव। सो नेशनल इनिशिएटिव के अंडर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, ओके, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज, सैक्रेड ग्रूव्स, ओके। तो ये सारे टॉपिक्स हम नेशनल इनिशिएटिव के अंडर डिस्कस करेंगे। देन ग्लोबल इनिशिएटिव में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ओके। देन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये सारा कवरेज होगा ग्लोबल इनिशिएटिव के अंडर, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनिशिएटिव। इसके अंडर हम अब डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ सर्टेन एरियाज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इफ द एरिया वाज थॉट टू बी ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या कंडीशन है? उस एरिया का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजिकल या नेचुरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको डिक्लेयर कर सकती है किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर अ सेंचुरी अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, उसकी वो कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर कर सकता है, ओके। अब देखिए नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क्स आर एरियाज reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. The difference between sanctuary and national park mainly lies in the vesting of rights of people living inside, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंचुरी और नेशनल पार्क, इनमें लोगों को, जो वहां के लोकल पीपल हैं, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो किसमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, किसमें नहीं किए गए हैं, देखते हैं। अनलाइक अ सेंचुरी where certain rights can be allowed in a national park, no rights are allowed, ठीक है। सो सेंचुरीज में जो लोकल पीपल हैं उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ओके, जबकि नेशनल पार्क में राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है। सेंचुरी में लोकल पीपल को कुछ राइट्स हैं उनके पास, ठीक है, यानी कि विजिटिंग पावर या कुछ हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सारी एक्टिविटीज वो वहां पर अलाउड हैं। लेकिन नेशनल पार्क में ये सारी एक्टिविटीज अलाउड नहीं है।
So no grazing of any livestock shall be permitted inside the national park, while in a sanctuary the chief wildlife warden may regulate, control or prohibit it. So ये जो राइट्स प्रोवाइड करता है, वो राइट्स प्रोवाइड करने की अथॉरिटी, पावर किसके पास है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राइट, एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज. ओके, सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के लिए भी क्रिएट की जा सकती है, जबकि नेशनल पार्क इज नॉट प्राइमरीली फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर स्पीसीज. ठीक है, ये इन जनरल सारी स्पीसीज को कंसीडर करके नेशनल पार्क बनाया जाता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर अ नेशनल पार्क अंडर सर्टेन कंडीशन. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. सो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों के बारे में हमने देखा. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ लिया है. ठीक है, और दोनों ही क्या है, ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आते हैं, यानी कि इन सितु कंजर्वेशन. ये इन सितु कंजर्वेशन है, जिस प्लेस में हैबिटेट है, जहां पर स्पीसीज हैं. ठीक है, दैट मीन्स जहां पर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है, उसी प्लेस पे उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है. दोनों ही केस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क. ओके, डिफरेंस सिर्फ इसमें फ्यू डिफरेंसेस हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए क्रिएट की जा सकती है, जबकि नेशनल पार्क का फोकस किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में नहीं होता है. ठीक है, इसी तरह कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है सेंचुरी में, लेकिन नेशनल पार्क में वो अलाउड नहीं है. राइट, देन बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड होती है? सो नो ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ सेंचुरी और नेशनल पार्क कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. ठीक है, सो इनकी जो बाउंड्रीज है नेशनल पार्क या सेंचुरी की, ये बाउंड्रीज सिर्फ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशन के बाद ही इसको चेंज किया जा सकता है. अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ territorial waters in areas to be declared as sanctuaries for the protection of offshore marine flora and fauna. So अगर टेरिटोरियल वाटर एरिया की बात हम करें, ठीक है, जैसे कि इंडिया की टेरिटरी में जो भी वाटर एरिया आता है, उसके प्रोटेक्शन को लेकर के 1991 से पहले ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर नहीं आता था. बट आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 टेरिटोरियल वाटर भी प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आ गया है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि टेरिटोरियल वाटर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के अंडर आता है या नहीं आता है. ठीक है, या किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये इसको ऐड किया गया. सो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991. एंट्री इनटू द प्रोटेक्टेड एरिया. प्रोटेक्टेड एरिया में यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इसमें किसको एंट्री अलाउड है और किसको एंट्री अलाउड नहीं है, राइट, और क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से एंट्री अलाउ की जाती है, वो देखते हैं. नो पर्सन अदर देन अ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी. सो किसी पब्लिक सर्वेंट जो कि ड्यूटी की वजह से उस एरिया में एंटर कर रहा है, उसको एंट्री अलाउड है. अ पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और द ऑथराइज्ड ऑफिसर टू रिसाइड विद इन द लिमिट ऑफ द सेंचुरी और नेशनल पार्क. ठीक है, सो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या ऐसा ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दी गई है उस एरिया में रहने के लिए, वो उसको अलाउड है एंट्री. अ पर्सन हु हैज एनी राइट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन द लिमिट ऑफ सेंचुरी और नेशनल पार्क. ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक उस एरिया में किसी का अगर लैंड है तो उस लैंड में उसका राइट है. ठीक है, तो उसको एंट्री अलाउड होगी. साथ में उसके फैमिली मेंबर्स को भी एंट्री अलाउड होती है. A person passing through the sanctuary or national park along the public highway, अगर वहां से पब्लिक हाईवे पास हो रहा है तो उस केस में भी एंट्री अलाउ होगी. राइट, ग्रांट ऑफ परमिट फॉर एंट्री. अब मैंने आपको बताया कि ये पावर किसके पास है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास है. वो अलाउ करता है कि किसको एंट्री दे सकते हैं या नहीं दे सकते. सो द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मे ऑन एप्लीकेशन ग्रांट टू एनी पर्सन अ परमिट टू एंटर or reside in sanctuary or national park for all or any of the following purposes. So ये purposes क्या क्या है? Investigation और study of wildlife. ठीक है, यानी कि रिसर्च स्कॉलर्स, अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है जो कि वाइल्ड लाइफ पे रिसर्च कर रहा है तो उसको अलाउ, वो परमिशन दे सकता है, परमिट कर सकते हैं. ठीक है, बट स्पेशली उसको अप्लाई करना होगा. ठीक है, देन स्पेशल परमिशन के साथ ही वो एंटर कर सकता है. फोटोग्राफी,
फोटोग्राफी के लिए जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, राइट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, उन वो स्पेशल परमिशन के साथ एंटर कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म एंड ट्रांजैक्शन ऑफ लॉफुल बिजनेस विद एनी पर्सन रिजाइडिंग इन दी सैंक्चुरी। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं जिन पर्पसेस के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो वो अप्लाई कर सकता है फॉर द एंट्री इन दी रेस्ट्रिक्टेड या प्रोटेक्टेड एरिया। अब डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। सो ये दोनों भी प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर आता है, राइट। Conservation Reserve and Community Reserve are the outcome of the amendment of the Wildlife Protection Act in the year 2003. So after 2003 Conservation Reserve और Community Reserve का concept आया और ये basically Wildlife Protection Act में जब amendment किया गया उससे ऐड हुए थे Conservation Reserve और Community Reserve. It provided for a mechanism to provide recognition and legal backing to the community initiated efforts in the wildlife protection. So यहाँ ध्यान रखिए community initiated efforts. So community initiated efforts की वजह से conservation reserve और community reserve create किया जा सकते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है देखिए। conservation reserve होता है it is an area owned by the state government adjacent to the national park and sanctuaries for the protecting of landscape, seascape एंड हैबिटेट ऑफ फेना एंड फ्लोरा, ठीक है। सो कंजर्वेशन रिजर्व ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। एंड स्पेशली याद रखिए कि ये एरिया एडजेसेंट टू नेशनल पार्क और सेंचुरी से होता है, ठीक है। नेशनल पार्क और सेंचुरी से लगा हुआ एरिया ये होता है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट द लैंडस्केप, सीस्केप भी इसमें एडेड है, एंड हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फौना. It is managed through a Conservation Reserve Management Committee. तिरुपादी मथुर कंजर्वेशन रिजर्व इन तिरुनेलवल्ली तमिलनाडु, ठीक है। ये तमिलनाडु में ये कंजर्वेशन रिजर्व है, इज द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री, ठीक है। सो ये एक स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप सिंपल अदर एग्जाम्स में स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के, तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर क्रिएट हुआ था, तमिलनाडु में तिरुनेलवल्ली में, उसका नाम है तिरुपादी मथुर कंजर्वेशन रिजर्व. Then community reserve. Declaration of such area is aimed at improving the socio-economic conditions of the people living in such area as well as conserving wildlife. So community reserve का जो मेन फोकस क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो वहां पे लोकल पीपल है उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करना और साथ में वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना. स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट लैंड को या कम्युनिटी लैंड को एज अ कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कम्युनिटी या कोई भी इंडिविजुअल वो एग्री होना चाहिए कि उस एरिया में जो फ्लोरा एंड फौना है उसको कंजर्व करने के लिए और उसके साथ में वहां का ट्रेडिशन, कल्चर और प्रैक्टिसेस को भी कंजर्व करने के लिए, ठीक है. सो अगर कम्युनिटी एग्री करती है कि यस इस एरिया में जो भी फ्लोरा एंड फौना है उसको कंजर्व करने के लिए हम तैयार हैं और साथ में जो हमारे कल्चर, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम कंजर्व करना चाहते हैं, और वो कम्युनिटी अगर एग्री करती है तो स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन उस एरिया को एज अ कम्युनिटी रिजर्व नोटिफाई करता है, ठीक है. एंड दिस रिजर्व इज मैनेज थ्रू कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है. कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया, देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कोस्टल का मतलब क्या हो गया, मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है. सो द एम ऑफ द कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया इज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल मैरीन इकोसिस्टम, राइट. अब मैरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यानी कि क्या बन रहा है, मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया. सो मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया या MPA एज एनी एरिया इंटरटाइडल or subtidal terrain together with its overlaying water and associated flora and fauna, historical and cultural features which has been reserved by law or other effective means to protect part or all of the enclosed environment. So ये definition दी गई है IUCN के द्वारा, ठीक है. So marine protected area क्या होता है यानी कि coastal protected area क्या होता है, ये IUCN की definition है.
Then marine productivity in India is concentrated in small areas of coral reefs, lagoons, mangroves, estuaries, seagrasses, beds around the coast. ठीक है, सो कोस्ट के अराउंड कोरल रीफ्स, लगून. अच्छा, लगून क्या होता है? लगून मतलब सी, किसी भी सी का जो सेपरेटेड पार्ट होता है, ठीक है, जो कोरल रीफ्स की वजह से या किसी दूसरी वजह से वो सेपरेट हो जाता है मेन सी से या मेन ओशियन से, उस पार्ट को लगून बोलते हैं, राइट. देन मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया in marine environment in India are primarily classified into following three categories. और ये तीन कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में आता है डिस्कवर्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज एंड हैविंग एंटायर एरिया इन इंटरटाइडल या सबटाइडल और मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स, सी ग्रास, बेड्स, एल्गल बेड्स, एस्चुरीज, लेगून्स. यानी कि मैरीन इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी इकोसिस्टम है वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं, राइट. सेकेंड कैटेगरी में आइलैंड आते हैं. आइलैंड के बारे में हम जानते हैं, आइलैंड का जो मेजर पार्ट होता है वो मैरीन इकोसिस्टम होता है और कुछ पार्ट उसका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है. फिर थर्ड कैटेगरी को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो थर्ड ए इंक्लूड्स सैंडी बीचेस, ओके, बियॉन्ड इंटरटाइडल लाइन बट ओकेजनली इंटरैक्टिंग विद द सी वाटर. ठीक है, सो इंटरटाइडल लाइन के बाहर है लेकिन कभी कभी वो सी वाटर से उसका इंटरेक्शन होता रहता है, यानी कि सैंडी बीचेस. फिर थर्ड बी कैटेगरी है, इट इंक्लूड्स एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट और आइलैंड. ठीक है, सो ये तीन कैटेगरी है. ये एज सच कैटेगरी आपको याद नहीं रखना है, एक आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया में किस किस चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट. Marine protected areas in India comprise of 33 national parks and wildlife sanctuaries designated under the Wildlife Protection Act 1972. So coastal protected area को भी Wildlife Protection Act 1972 के अंदर उसको डिजिग्नेट किया गया है, राइट. Marine National Park and Marine Sanctuary in the Gulf of Kutch form one unit. So टोटल मैंने आपको बताया 33 नेशनल पार्क हैं, ठीक है. अब 33 नेशनल पार्क में मैरीन नेशनल पार्क और मैरीन सैंक्चुरी जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में, इसको एक यूनिट कंसीडर किया जाता है, ठीक है. यानी कि ये क्या हो गया, एक मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया. इसी तरह भितरकनिका नेशनल पार्क और भितरकनिका सेंचुरी, इसको भी एक ही कंसीडर किया जाता है, इंटीग्रल कंसीडर किया जाता है, ओके, एज अ वन यूनिट. सो टोटल मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल 31 मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया में, ठीक है. तो मैरीन नेशनल पार्क टोटल 33 है और मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया 31 है. दो कम हो गए. दो कम क्यों हो गए? क्योंकि गल्फ ऑफ कच्छ और ये मैरीन नेशनल पार्क, इसको एक कंसीडर किया गया सिंगल, और भितरकनिका वाले को भी, इनको भी नेशनल पार्क और सेंचुरी को सिंगल यूनिट कंसीडर किया गया, राइट. सैक्रेड ग्रुप्स ऑफ इंडिया, देखिए बिकॉज ऑफ सम ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम सैक्रेड ग्रुप्स का कंसेप्ट आया, ठीक है. सैक्रेड ग्रुप्स कंप्राइज ऑफ पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन फ्रॉम अ फ्यू ट्रीज टू फॉरेस्ट ऑफ सेवरल एकर्स that are usually dedicated to local folk deities. These spaces are protected by local community because of their religious beliefs, traditional rituals that run through several generations. ठीक है, सो बेसिकली ट्राइबल एरिया में अगर हम बात करें तो ट्राइबल एरिया में क्या होता है, जो एक उनका ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल वर्शिप प्रोसेस है, ठीक है, वो उसको फॉलो करते हैं और इसकी वजह से वहां उस एरिया का जो फॉरेस्ट है या पर्टिकुलर ट्रीज हैं, ट्री की स्पीसीज हैं, उसको वो सैक्रेड मानते हैं, ठीक है, और उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. इवन उसकी जो फॉलन लीव्स होती है ना, उसको भी वो टच नहीं करते हैं, राइट, उसको भी सैक्रेड मानते हैं. सो इस रीजन की वजह से इंडिया में क्या होता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया और एक तरह से वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कंसिडर किया जाता है. सच सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, ठीक है, जो कि ट्राइबल एरिया है, खासी ट्राइब्स वहां रहते हैं, ठीक है. सो खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड इन सरगुजा
चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। सो ये सारे एरियाज देखिए ट्राइबल एरियाज हैं। ट्राइबल एरियाज में सैक्रेड ग्रुप्स का कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा एक बात और, सैक्रेड ग्रुप्स में अभी अगर हम आपसे बोला जाए कि सैक्रेड कमेंट ऑन दी थ्रेट्स टू दी सैक्रेड ग्रुप्स, सो सैक्रेड ग्रुप्स में क्या क्या थ्रेट है, क्या किस वजह से ये कम होता चला जा रहा है, ठीक है। पहली चीज तो डिसअपीयरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप्स का जो मेन इसका फंडामेंटल है वो क्या है, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम। और ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम जैसे जैसे कम हो रहा है, सैक्रेड ग्रुप्स का कंसेप्ट भी खत्म होता जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा थ्रेट है। इसके बाद ग्रोइंग एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवे ट्रैक, डैम्स, इन सारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है इसकी वजह से भी सैक्रेड ग्रुप्स कम होते जा रहे हैं, राइट। देन मैनी ग्रुप्स आर सफरिंग ड्यू टू संस्कृताइजेशन, मतलब जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वर्शिप था पुराने जमाने में, जिस तरह से उनका वर्शिप प्रोसेस चलता था, वो अब कन्वर्ट हो रहा है किसमें, टेम्पल वर्शिप में, ठीक है, फॉर्मल वर्शिप। तो इनिशियली क्या होता था, वो फॉरेस्ट की पूजा करते थे, अब क्या हो रहा है, टेम्पल में जाकर के वर्शिप कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उनके बिलीफ सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी सैक्रेड ग्रुप्स का कंसेप्ट खत्म हो रहा है। ओके, सो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सैक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया इज अंडर थ्रेट, राइट। ग्लोबल इनिशिएटिव, देखिए हमने अभी नेशनल इनिशिएटिव देखे, अब ग्लोबल इनिशिएटिव के अंडर हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, देन इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इससे पहले वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। इसमें बिल्कुल हल्का सा कंसेप्ट लूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इट वॉज स्टार्टेड बाई यूनेस्को in the year 1971 and later introduced in India in the year 1986, ठीक है। ध्यान रखिए यूनेस्को का प्रोग्राम है ये, ठीक है। यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1971 में और इंडिया में 86 में स्टार्ट किया गया है। इसका एम क्या है, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड पॉल्यूशन ऑन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स में जो पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है, ठीक है, और साथ में ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसको स्टडी करना। देन कंजर्वेशन द सिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, सो इकोसिस्टम को कंजर्व करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को भी इसमें एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। सो कंजर्वेशन या कंजर्विंग द इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव, देखिए मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट, और ये ग्लोबल लेवल पे अचीव करना था, ठीक है। यानी ग्लोबल लेवल पे पीपल और उनका जो एनवायरनमेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कंबाइंस नेचर एंड सोशल साइंसेस, इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन, for what? To improve human livelihood and safeguard natural ecosystem। और इस तरह से वो क्या कर रहा है, इनोवेटिव अप्रोच के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, विच इज सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, राइट। इट कंजर्व्स रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ इकोसिस्टम, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म इन सितु कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, it provides opportunities for education and training, it provides appropriate sustainable management of the living resources, it promote international cooperation। so ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के। अब स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनेस्को फॉर representative parts of natural and cultural landscapes extending over large area of terrestrial or coastal ecosystems or a combination thereof, right। so यूनेस्को के द्वारा इसको भी मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को, इसीलिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव में आता है, राइट। इसके अंडर द लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड
for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. ठीक है, सो इसमें भी देखिए ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल एरियाज, इसको भी कंसिडर किया गया है along with the wildlife, plant और animal resources. It may have one more national parks और wildlife sanctuaries in it. ठीक है, सो इसके अंडर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डेजिग्नेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? A site must contain an effectively protected and minimal disturbed core area of values of nature conservation. ठीक है, यानी कि मिनिमम डिस्टर्ब्ड कोर एरिया इसमें होता है. कोर एरिया शुड बी लार्ज इनफ टू सस्टेन viable populations representing all trophic level in the ecosystem. Management authority to ensure the involvement, cooperation of local communities, यानी local communities का इसमें involvement होता है. ठीक है, देखिए biosphere reserves are kind of special environment for both people and the nature and are living examples of how human beings and nature can coexist while respecting each other's need. ठीक है, यानी कि नेचर और ह्यूमन बींग्स दोनों किस तरह से एक साथ रह सकते हैं और साथ में एक दूसरे के नीड्स को भी वो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें. ठीक है, सो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व एक इसका एग्जांपल है. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया हैविंग पोटेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल्स और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, Structure and function of Biosphere Reserve. Biosphere reserves are demarcated into following three interrelated zones. और ये तीन जोन्स हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन. सो इनको डिटेल में देखते हैं क्या है ये. सबसे पहले देखते हैं कोर जोन. कोर जोन क्या है? इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा सबका जो सबसे सेंट्रल वाला जो पार्ट है. ठीक है, इस सेंट्रल वाले पार्ट को कोर एरिया या कोर जोन बोलते हैं. It comprises a strictly protected ecosystem for conserving ecosystem, species and genetic variation. ठीक है, इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती है. इवन रिसर्च पर्पस के लिए भी इस एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है. ओके, सो सेंटर वाला पार्ट ये कोर एरिया है. दिस कोर जोन मस्ट कंटेन सुइटेबल हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. ठीक है, और साथ में इसमें हायर ऑर्डर प्रीडेटर्स भी इसमें होते हैं. राइट, एंड दिस एरिया में ऑल्सो कंटेन सेंटर्स ऑफ एंडेमिज्म. राइट, सो ये कोर जोन है. देन बफर जोन. बफर जोन का जो मेन यूज है, इट इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. अब देखिए कोर जोन का जो सराउंडिंग एरिया है इसको बफर जोन बोलते हैं. ठीक है, यानी ट्रांजिशन जोन और कोर जोन के बीच वाला पार्ट बफर जोन होता है. इसका मेन पर्पस क्या है? बफर जोन का मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर द कोर जोन, यानी कोर जोन को ये प्रोटेक्ट करता है. और इसमें जैसे कि टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, ये सारी एक्टिविटीज इसमें अलाउड होती हैं. राइट, ट्रांजिशन जोन. अब देखिए ट्रांजिशन जोन इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परमिटेड. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि टूरिज्म, सो इस एरिया में इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड होता है. राइट, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि फिशिंग, टूरिज्म, ये इस एरिया में अलाउड होती हैं. विद द कोऑपरेशन ऑफ द रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल, सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक सेटलमेंट्स, क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री are carried out without disturbing the environment. Okay, so ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ होता है. राइट, सो ट्रांजिशन एरिया और बफर जोन दोनों में ही अलाउड होता है, लेकिन ये बफर जोन वाला जो एरिया है यहाँ पे रिसर्च एक्टिविटीज या एजुकेशन पर्पस के लिए ही सिर्फ परमिशन मिलती है. ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? इट इज अ ट्राइपार्टाइट फंक्शंस ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स. और ये ट्राइपार्टाइट फंक्शंस है कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट. ओके, देन टू कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन नेचुरल इकोसिस्टम, टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज,
to ensure sustainable use of natural resources, to provide area for research and monitoring and provide facilities for education and training. ये बफर एरिया में एजुकेशन ट्रेनिंग वाला मिलता है उसमें परमिशन, ठीक है। सो ये सारे हैं फंक्शंस बायोस्फीयर रिजर्व के। देन बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंजर्वेशन रिलेटेड स्कीम्स। और किस तरह से ये डिफरेंट है सबसे? इट हैज द फोकस ऑन लोकल इनहैबिटेंट्स through provisions of supplementary and alternate livelihood support to the people in the buffer and transition zone in order to reduce biotic pressure on biodiversity of the natural reserves of coast zone. So biosphere reserve का focus local inhabitants में ज़्यादा होता है, ठीक है। So इस तरह से ये other जो आपको protected area network बताया उनसे different है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ऑलरेडी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन देखते हैं थोड़ा एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज एन एरिया विद यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, मेनी ऑफ विच आर एंडेमिक। ओके, इट इज मार्क्ड बाय सीरियस थ्रेट टू इट्स बायोडाइवर्सिटी बाय ह्यूमंस। द कंसेप्ट वाज गिवन इन 1988 बाय नॉर्मन मेयर, ठीक है। सो 1988 में पहली बार ये कंसेप्ट आया था, ये कंसेप्ट दिया था नॉर्मन मेयर ने। और इसकी जो मेन कंडीशन क्या है कि एक अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज है, मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा उस एरिया में कंसंट्रेशन होता है स्पीसीज का। अच्छा देखिए, जब कंजर्वेशन की बात आई, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, तो पूरी कंट्री के अगर बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कंसेप्ट आया कि हम पूरे कंट्री के बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट ना करके उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं जहां पे एक लेवल से ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, ठीक है, और एंडेमिज्म भी वहां पर ज्यादा है। इसकी वजह से क्या होगा, हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर पाएंगे और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट क्यों आया ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसकी जो मेन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? टू क्वालिफाई एज अ हॉटस्पॉट a region must meet two strict criteria. First is endemism and second is loss of habitat. Endemism, it must contain at least 1500 species of vascular plant. Vascular plants मतलब large plants जो कि seed bearing plants होते हैं, as endemics. Endemics मतलब सिर्फ उसी एरिया में वो पाए जाते हैं, right? And it has to lost at least 70% of its original habitat. तो ये दो कंडीशन होती हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस जो क्वालिफिकेशन है इसके बेसिस पर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव बीन सो फॉर आइडेंटिफाइड। कलेक्टिवली द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सपोर्ट्स 60% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज विद अ हाई शेयर ऑफ एंडेमिक्स एंड कवर अराउंड 2.5% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, ठीक है। And biodiversity hotspots in India. India shares its territories into 3 biodiversity hotspots. और ये 3 biodiversity hotspot कौन कौन से हैं? Eastern Himalaya, Western Ghat and Indo-Burma. Eastern Himalaya and Western Ghats are mostly located within India's territory. And in the Indo-Burma biodiversity hotspot, India shares only a small part in the northeast India. ठीक है, so अगर हम पूरी तरह कंप्लीटली इंडिया के अंदर कौन कौन से हॉटस्पॉट आते हैं तो ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट को ही कंसीडर करेंगे। इंडो बर्मा में सिर्फ इंडिया का कुछ पार्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, तो ये आपको पता होगा। अब देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मींस साइट्स एनी ऑफ द वेरियस एरियाज और ऑब्जेक्ट्स इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है। सो किसी भी साइट को जब यूनेस्को की लिस्ट में उसको ऐड कर लिया जाता है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है वो। दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन द ईयर 1972 एंड एनफोर्स्ड इन द ईयर 1975. A World Heritage Site is a place on earth having a special cultural or physical significance and outstanding universal values to the humanity. It may be a building, a city, a complex, a desert, a forest, an island, a lake, monument or a
माउंटेन। सो ये सारी ही चीजें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड हो सकती हैं। दे हैव बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट to be protected for future generations to appreciate and enjoy. According to the site ranked by country, Italy is the home of the greatest number of World Heritage Site. ठीक है, it's a very important point. सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है? इटली में, एंड द नंबर इज 51. इसके बाद चाइना में 48, देन स्पेन 44, फ्रांस 41, जर्मनी 40, मैक्सिको 33 एंड इंडिया 32. Okay? Who lists World Heritage Site? A World Heritage Site is listed by UNESCO, which is based in Paris, France. So UNESCO का headquarter कहां पर है? फ्रांस में. The International World Heritage Program administered by the UNESCO World Heritage Committee established the site to be listed as UNESCO World Heritage Site. The World Heritage Committee is responsible for the implementation of the World Heritage Convention, defines the use of World Heritage Fund, and allocates financial assistance upon request from state parties. It is composed of 21 state parties which are elected by the General Assemblies of the state parties for a 4-year term. ठीक है, सो टोटल 21 स्टेट पार्टीज हैं, और जब वो स्टेट पार्टीज रिकमेंड करती हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट. करंटली इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी. अच्छा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कल्चरल और नेचुरल दोनों ही कैटेगरीज में आ सकता है. ओके, सो दिस इज अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो फ्रेंड्स, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में हमने ग्लोबल इनिशिएटिव और नेशनल इनिशिएटिव दोनों ही पढ़ लिए, ठीक है, यानी कि इन सितु का पार्ट जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया. ओके, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट.